जय हिंद। स्टार्ट कर दूं? जय हिंद। Today's lecture, मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। लेकिन शुरू करने से पहले माय थैंक्स टू कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन संदेश नायक सर for being a visionary in this pandemic and starting the innovative program of Gyan Doot, providing online live classes to students and raising the standard of higher education. My thanks to convener Dr. Vinod Bhardwaj, whole team of Gyan Doot, Principal SPC GCA Dr. Pratibha Yadav Madam, whole team of Gyan Doot of SPC GCA. Well, I am Dr. Sabia Khan, Associate Professor Zoology, resource person for today. Jai Hind. So, as we know, आज का जो मैंने टॉपिक है वो है मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। लेकिन हम लोग इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग है, इसके अंदर क्या है, फ्लोरेसेंस डाई से हम डायरेक्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पता कर सकते हैं और बिल्कुल कम टाइम में एंड यू गेट द डेटा कंप्यूटर पे मिल जाता है। तो जब इतना हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करें, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग ले रहे हैं, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिस मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग? तो मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए आपको मैं आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम अगर कभी भी किसी भी चीज की तरफ इफ यू आर मूविंग तो हम उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को नहीं भूल सकते। इसके लिए मैं आपको 1970 के उस ईयर्स में लेके जाना चाहूंगी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दो साइंटिस्ट एलन मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट अपने शोध कार्य में लगे हुए थे और कई वर्षों से कर रहे थे। इन द ईयर 1976-77 ये वर्ष भी आया जब उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग की खोज कर ली और ये खोज थी, उसने बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज लाके कर दिया बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इससे पहले कभी डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी। तो मैक्सम गिलबर्ट जो डीएनए सीक्वेंस थी, इसको कह सकते हैं कि हम वो ये पहला स्टेप था जो आज हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग देख रहे हैं। तो ये पहला कदम था, इसलिए हम कभी भी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको नहीं भूल सकते और मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग को इसीलिए ग्रैंडफादर ऑफ जीनोमिक्स कहा जाता है। तो मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंसिंग है तो पुरानी, लंबी भी विधि है, मगर इसने वो फुटप्रिंट्स छोड़े जिससे हम आज आधुनिक तकनीकी को डेवलप कर सकते हैं। जो आज का जो युग है वो टारगेट ड्रग का दौर है, जिसमें हम डायरेक्ट जो है ड्रग्स जीन्स के ऊपर जो भी म्यूटेशंस आ रही हैं उसके लिए हम ड्रग्स काम में ले रहे हैं। अब हम वो ऐसा नहीं है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम खूब सारी मेडिसिन ले रहे हैं। तो दिस ऑल गोज टू मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। अब मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग को अगर हम देखें तो इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका वो है प्रिपरेटरी फेज, तैयारी। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ डीएनए सैंपल। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्योरीफाई करना, दैट इज रनिंग थ्रू द जेल। रेडियो लेबल करना, इसमें हम क्या है फ्लोरेसेंस नहीं डाई ले रहे, इसमें रेडियो लेबल ले रहे, क्योंकि पुरानी तकनीकी थी, उस समय विकसित नहीं हुआ था। तो हम जो भी 5 डाई जो प्राइमर एंड की डीएनए की उसको हम रेडियो लेबल करते थे। उसके बाद इसके अंदर एक और इस मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग को केमिकल क्लीवेज या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिस है उनको कट करने के लिए हम केमिकल्स काम में ले रहे हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग अगर हम देखें तो क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग में हम जो न्यूक्लियोटाइड के जो
इस सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, उसका पता लगाते हैं। इसके लिए हम ये फर्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए है। इसके अंदर आपको जो कलरफुल दिख रहे हैं, ये बेसेस हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आपको पता है एडेनिन और गुआनिन होती हैं, और पिरिमिडिन्स होती हैं थायमिन एंड साइटोसिन। तो मैक्सम गिलबर्ट जो टेक्निक है, इसके अंदर जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सैंपल है, वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें हम इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रिविलेज ये है कि हम इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी ले सकते हैं काम में। अब इस सीक्वेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे हमें जीनोम्स के बारे में पता पड़ा। जो फर्स्ट जीनोमिक प्रोजेक्ट बना 2003 में, ये भी इसी इट इज मैक्सिमम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग व्हिच टुक इट टू द जीनोम प्रोजेक्ट फाउंडेशन। प्रोटीन्स हैं जो एनकोड होंगी एमआरएनए को, किस प्रकार से हमारी सेल ग्रोथ करेगी, डीएनए के स्ट्रेचेस में कौन कौन सी जीन्स हैं, जीन्स में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रही हैं, जिससे बीमारियां हो रही हैं, और ऐसी बीमारियां जिसके लक्षण क्या है, इंटरनल भी हैं और फिनोटाइपिकली हैं, बाहर भी दिखते हैं, तो उस सबका हम इससे रिलेट करते हैं। इसलिए इस मेथड को मैंने आपको पहले भी कहा, इट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जीनोमिक्स। अब इसमें प्रिपैरेटिव फेज है। इसके अंदर क्या होता है, हम जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको हम क्या केमिकली कट करते हैं, इसलिए इसको केमिकल डिग्रेडेशन मेथड भी कहते हैं। इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो हम देखते हैं प्रिपैरेटिव फेज, और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है केमिकल डिग्रेडेशन। इसके अंदर तो पहला स्टेप है प्रिपैरेटिव फेज, उसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड है, उस फ्रेगमेंट को हम प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद हम प्योरीफाई जेल में करके, जेल में रन करके उसके बाद उसको रेडियो लेबल करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी रेडियो लेबल द 5' प्राइमर एंड ऑफ डीएनए। तो ये जो रेडियो लेबलिंग है, ये क्या होती है, एक टैगिंग का तरह काम करती है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे जब हम एंड में इसको आइडेंटिफाई करेंगे सीक्वेंस को, ऑटो रेडियोग्राफी में स्टडी करेंगे, तो ये जो रेडियो एक्टिव है जो हमने लेबल किया है P32 फॉस्फेट, ये एक्सरे फिल्म में क्या ब्राइट दिखेगा, एकदम इसके ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे, उससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये आगे का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर एक और कि जो 5' प्राइमर एंड पर हम न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हैं, उसी दिशा में हम फ्रेगमेंट्स को स्टडी करेंगे, हम रिवर्स नहीं जाएंगे। तो मींस वी आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। फिर इसमें केमिकल डिग्रेडेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम, ताकि सेगमेंट्स को हम बड़े और छोटों को डिफरेंट कर सकें। फिर एक्सरे फिल्म लगाते हैं ऊपर, ऑटो रेडियोग्राफी से इसको स्टडी करते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको हम डीएनए के जो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जब हमें प्राप्त हो गए, तो उनको हम किस प्रकार से रीड करेंगे। तो आप जैसे फर्स्ट स्टेप हमने लिया, जिसमें मैंने बताया आपको कि डीएनए के अंदर प्यूरिन्स हैं और पिरिमिडिन्स हैं। तो प्यूरिन्स हैं, जैसे सपोज एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन्स हैं। इन प्यूरिन्स को मॉडिफाई करने के लिए जो केमिकल काम में आता है, उसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फेट। तो ये केमिकल प्यूरिन्स के लिए काम में आ रहा है मैक्सम गिलबर्ट तकनीक में। और पिरिमिडिन्स जो कि थायमिन और साइटोसिन है, उसके लिए हम जो केमिकल काम में लेते हैं उसका नाम है हाइड्रोजीन। तो ये हाइड्रोजीन है, ये क्या करेगा, इनको पिरिमिडिन्स को मॉडिफाई कर देगा। डाइमिथाइल सल्फेट है, ये प्यूरिन्स को मिथाइलेटेड कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। फिर एक और केमिकल काम में आता है, दैट इज कॉल्ड एज पाइपरडीन। ये पाइपरडीन का क्या कार्य है, कि पाइपरडीन एक कैटलिस्ट की तरह करता है। अरे कैटलिस्ट क्या करता है कि जो भी हमारी कोई रासायनिक क्रिया है उसकी गति को तीव्र करता है। तो पाइपरडीन क्या करेगा, कैटलाइज करेगा। आपको पता है डीएनए में क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, तेजी से तोड़ता है, और फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। तो इस टेक्निक का जो मैंने आपको बताया, उसमें हम प्रिपैरेटिव फेज ले रहे हैं, जिसमें हम डीएनए का लेंगे, किस तरह से तैयार करेंगे सैंपल को, और सेकंड फेज है जब केमिकल डिग्रेडेशन करेंगे और हम केमिकल्स को काम में लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए आप, फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड सेगमेंट है, फ्रेगमेंट चाहे तो हम सिंपल एक सिंगल भी ले सकते हैं, मगर अगर हमने डबल लिया
तो डबल को हम क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे। तो सिंगल बनाना है, सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, दैट इज फ्रॉम 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई पीएच। तो इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। यू कैन सी इन द स्लाइड, आपको दिख रहा है जो डीएनए के हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस भी दिख रहे हैं, 5 you can see the 5' primer and you can see the 3' और किस प्रकार से हमने जब हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो ये डबल से सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। नाउ इन द सेकंड स्टेप, जब हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया, अब इस फ्रेगमेंट को हमें, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू गो टू द लास्ट स्टेज, ऑटो रेडियोग्राफी तक जाना है और हमें सीक्वेंसिंग करनी है, तो हमारा क्या व्हाट विल बी द स्ट्रेस कि ये जो सेगमेंट है ये प्योरीफाई हो। तो इसको शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए जो सेकंड स्टेप हम काम में लेते हैं वो हम इसको जेल में रन करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम मैक्सिमम गिलबर्ट डीएनए ये टेक्निक पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक लेबोरेटरी टेक्निक है, तो इसमें क्या थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस आते हैं और यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल, तो इसका बेनिफिट हो गया, आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यू विल गेट द अनदर आल्सो। तो इसमें हम क्या करें, प्योरीफाई में कि इसको रन कर रहे हैं हम जेल के अंदर। तो जेल में आप देखिए हमेशा इसकी खासियत होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम कराते हैं तो उसमें जो हैवियर फ्रेगमेंट्स हैं, जो भारी फ्रेगमेंट्स हैं, वो ऊपर ही वेल के पास रह जाते हैं और जो लाइटर फ्रेगमेंट्स हैं वो तेजी से भागते हैं, है ना, रेस में कहते हैं पतला लड़का है तेजी से भागेगा, मोटा अरे पीछे रह जाता है। तो सेम इज द केस विद द फ्रेगमेंट, लंबे फ्रेगमेंट्स, मोटे फ्रेगमेंट्स पीछे रह गए और जो लाइटर फ्रेगमेंट से वो आगे चले गए, बॉटम की तरफ चले गए। तो अब जैसे हम देखते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स हैं, ये भारी होती हैं, तो ये पीछे रह जाती हैं। Here you can see in the diagram जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का दिखा रहे हैं आपको, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो बड़ा फ्रेगमेंट है मार्क्ड है ब्लू से, ये पीछे रह गया और जो छोटा फ्रेगमेंट है वो आगे आ गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, हमने जो फ्रेगमेंट्स को प्योरीफाई भी कर लिया, अब हमारा क्या है कि हमको इन फ्रेगमेंट्स में जो 5' एंड आपको दिख रही है, तो सिंपल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसकी 5' एंड पर क्या होता है, फॉस्फेट होता है अटैच, वो सिंपल फॉस्फेट है, रेडियो एक्टिव नहीं। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि वो फॉस्फेट को हटाना है और इसको हमें रेडियो लेबल P32 फॉस्फेट लगाना है। ये एक टैगिंग एजेंट की तरह काम में करता है, क्योंकि हमने क्या न्यूक्लियोटाइड को टैग कर दिया, जैसे हम करते हैं कोई भी ब्रांड बनाना, जिससे ब्रांड से हम पहचानते हैं, उसी तरह से हमने इस न्यूक्लियोटाइड को टैग कर दिया P32 फॉस्फेट से। तो जब हमने सिंपल फास्फोरस को हटाया तो उस समय जिस एंजाइम की हमने सहायता ली वो कहलाती है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो डीफॉस्फोराइलेशन किया, हमने फॉस्फेट को हटाया, एंजाइम काम में आई एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब जो 5' प्राइमर एंड है डीएनए की, इसमें क्या है, फॉस्फेट नहीं है, तो क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गया। अब हमको इसको लेबल करना है, तो लेबल करने के लिए हम P32 रेडियो लेबल फॉस्फोरस लेते हैं और इसको लगाते हैं। इसको अटैच करने के लिए जो एंजाइम काम में आती है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम की सहायता से हम जो 5' डीएनए की प्राइमर एंड है उस पे P32 रेडियो लेबल फॉस्फोरस को लगा देते हैं। तो दिस कंप्लीट्स द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के बाद हम आते हैं चौथे स्टेप पर, जब हमने इसको पूरा रेडियो लेबल कर दिया है। रेडियो लेबल करने के बाद आपको दिख रही होंगी ये टेस्ट ट्यूब्स दिख रही हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे, जैसे हम कर देंगे एडेनिन एंड ग्वानिन, दूसरे में कर देंगे एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन एंड साइटोसिन। तो ये टेस्ट ट्यूब्स हमने ले ली और इन टेस्ट ट्यूब्स में हम क्या करते हैं, जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट को रेडियो लेबल किया था वो डाल देते हैं। अगर सपोज फ्रेगमेंट हमें कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है और एक सिंपल डीएनए का फ्रेगमेंट है तो काम में आ जाता है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट भी करना है और ये लंबी प्रोसेस है, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं
कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से हम मल्टीपल कॉपीज डीएनए की बना लेते हैं। बहुत सारी कॉपीज हो गई, अब हमारे पास कई डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, कई फ्रेगमेंट्स ओवरलैप भी करेंगे। तो अब हमारा अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ हमसे मिस्टेक भी हो गई तो भी क्या, हमारे पास दूसरा फ्रेगमेंट है एंड वी कैन गो फॉर इट। तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम इसमें, बट आई एम हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक सिंपल डीएनए का फ्रेगमेंट लेके, ताकि आप इसको आसानी से समझ जाए। वी आर नॉट टेक्नीशियन ऐसे पूरा कि मैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का आपको बताऊं, स्टूडेंट्स के बेसिस पे उनके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। तो हम एक एक फ्रेगमेंट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब आपने देखा कि जो चारों टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट समान है। रेडियो लेबल डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि 5' प्राइमर एंड पे था, सिंगल फ्रेगमेंट है, और चारों हमने टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया। फिर स्टेप क्या होगा, केमिकल डिग्रेडेशन। जैसे आपको पता है मैक्सम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग को हम केमिकल डिग्रेडेशन ही कहते हैं या केमिकल क्लीवेज कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें जो भी हम कटिंग कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द केमिकल्स। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने जैसे आपको बताया था मार्क्ड है, इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में एडेनिन, थर्ड में थाइमीन एंड साइटोसिन, और फोर्थ में साइटोसिन। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, जो केमिकल डालेंगे वो डालेंगे डाइमिथाइल सल्फेट और NaOH। हीट किया इसको डीएनए के फ्रेगमेंट से। तो ये डाइमिथाइल सल्फेट क्या करता है, डाइमिथाइल सल्फेट इस ग्वानिन को मिथाइलेटेड कर देता है, एडेनिन को भी कर देता है। तो जब मॉडिफिकेशन हो गई ना न्यूक्लियोटाइड बेस पे, उसके बाद क्या होता है, हम ये पाइपरडीन केमिकल डालते हैं। तो पाइपरडीन क्या, इसको पहचान में आ जाता है कि यहाँ मॉडिफिकेशन हुई है, उस जगह जाके वो पाइपरडीन कट करता है और डीएनए का फ्रेगमेंट अलग हो जाता है। तो पाइपरडीन तो हम चारों में डाल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे केमिकल्स है मॉडिफिकेशन के हैं, ये अलग है और पिरिमिडिन्स के लिए अलग है। सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने देखा एडेनिन है, इसमें हम केमिकल कौन सा डाल रहे हैं, डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, एडेनिन है, डाइमिथाइल सल्फेट डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। तो क्या होगा कि एडेनिन को डाइमिथाइल सल्फेट मिथाइलेट करेगा और मॉडिफाइड होगी एडेनिन, एडेनिन के मॉडिफाई होते ही पाइपरडीन डाला हमने, पाइपरडीन इसको एडेनिन पे कट करेगा, तो हमें वो फ्रेगमेंट एडेनिन का अलग से मिल जाएगा। थर्ड टेस्ट ट्यूब है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में है साइटोसिन और थाइमीन, इसमें हम डालते हैं हाइड्रोजीन एंड पाइपरडीन। तो हाइड्रोजीन क्या करता है, हाइड्रोजीन इसको थाइमीन और साइटोसिन को मॉडिफाई करेगा, एंड पाइपरडीन ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तेजी से तोड़ेगा, तो थाइमीन भी अलग हो जाएगा और साइटोसिन भी हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब कभी भी हम इनका फ्रेगमेंट्स का कर, इसको कटिंग का देख रहे हैं, क्लीवेज का देख रहे हैं, तो वी आर ऑलवेज गोइंग फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड। हम इस साइड से करते हैं क्योंकि हमने रेडियो लेवल की 5' एंड पर ही किया है, तो वो इसीलिए टैग किया है कि हमें एक दिशा मिल गई है कि हम इस लाइन पर जाएंगे और से स्टडी करेंगे। अब फोर्थ है, फोर्थ में हमने क्या लिया, जो न्यूक्लियोटाइड बेस लिया वो लिया साइटोसिन। साइटोसिन, अब इसमें डीएनए फ्रेगमेंट है, साइटोसिन है, और हम इसमें डालेंगे हाइड्रोजीन, लेकिन हाइड्रोजीन के संग हम डालते हैं NaCl। अब NaCl डालने से क्या होगा, NaCl क्या करता है, हिंडर करता है कि रेजिस्ट करता है फंक्शनिंग को थाइमीन की। तो क्या होगा, साइटोसिन ही एक्टिव रहेगा, तो साइटोसिन फिर मॉडिफाई होगा। साइटोसिन जब मॉडिफाई हो गया तो पाइपरडीन डालने पर क्या होगा कि साइटोसिन साइड पर क्लीवेज करेगा, साइटोसिन अलग हो जाएगा। तो ये जो केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें हमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस है इनके सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं उसका ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है, और ऑर्डर ऑफ पुटिंग द केमिकल्स इसका भी ध्यान रखना है कि हम रिवर्स नहीं कर दें। तो इस तरह से हम केमिकल डिग्रेडेशन कर देते हैं। केमिकल डिग्रेडेशन जब हमने कर दिया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने रेडियो लेवल फ्रेगमेंट्स के हिसाब से करते हैं, तो फर्स्ट ट्यूब में आपने देखा जैसे एडेनिन और गुआनिन, और हमने जो सेगमेंट लिया है, जैसे कोई भी नोन सेगमेंट हम पहले एक ले लेंगे, तभी हम अननोन जो लेबल रेडियोएक्टिव फ्रेगमेंट है उसको स्टडी कर पाएंगे। तो सपोज वी हैव टेकन ए
जैसे इसमें लिया हमने फ्रेगमेंट ATG, CCG, TTA। तो इसमें अब देखो एडेनिन और गुआनिन, तो ऑफ कोर्स जो आपको जो फ्रेगमेंट इसमें मिल रहे हैं कटिंग करके मिल रहे हैं, क्योंकि एडेनिन पे भी काट रहा है ये और गुआनिन पे भी काट रहा है, तो आपको जो फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं AT, ATG, CC, ATG, CCG, TTA। ये सारे क्या है, ये बैक में आ गए। जो प्राइमर एंड पे थे, जो फर्स्ट डैश प्राइमर एंड पे जो हमने क्लीव किया था, तो उससे उसको करने के बाद हमें जो फ्रेगमेंट्स मिले एक टेस्ट ट्यूब में, ये हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिले। टेस्ट ट्यूब बी, अब टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, एडेनिन था, तो इसमें जो हमें फ्रेगमेंट मिले वो केवल एक फ्रेगमेंट मिला, क्योंकि लास्ट में है एडेनिन, उसको कट कर दिया तो कुछ है नहीं, तो वी विल गेट ओनली 1 फ्रेगमेंट, और ये सारे टेस्ट ट्यूब में है, बाहर नहीं दिख रहे हैं। थर्ड में हमें 1 2 3 4 5 फ्रेगमेंट्स मिले, क्यों, क्योंकि थायमिन और साइटोसिन पे कट कर रहे थे, लंबी चेन है, और 5 डैश एंड पे तो ब्लॉक कर रहे थे, तो एक जगह खाली एडेनिन ही आ रहा था, एटीजी आ रहा था, एटीजीसी आ रहा था, और इस तरह से 5 हमें मिल गए। और फोर्थ टेस्ट ट्यूब है जिसमें साइटोसिन था, आपने देखा साइटोसिन को उसने कट किया, तो इसमें हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिले। अब इसके बाद जब हमें फ्रेगमेंट्स मिल गए, तो फ्रेगमेंट क्या है, अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर है, हमें दिख नहीं रहे, बस ये केमिकल प्रोसेस से अलग हो गए, तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इसमें क्या होता है कि साइज के हिसाब से जो है पार्टिकल के साइज के हिसाब से सेपरेशन हो जाता है। तो देखिए 4 वेल बनाए 4 टेस्ट ट्यूब्स के लिए, A+G, A, T+C और C। तो इसमें क्या करेंगे, हम ये चारों टेस्ट ट्यूब्स को डाल देंगे, और तो डालने के बाद क्या होगा, जो मैंने बताया था टेस्ट ट्यूब में जो फ्रेगमेंट्स है वो फ्रेगमेंट्स बाहर आने लगेंगे। पतला वाला फ्रेगमेंट, लाइटर वाला फ्रेगमेंट कहाँ जाएगा, बॉटम पे, और हैवी वाला फ्रेगमेंट है, मोटा फ्रेगमेंट है, वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो हमें जो जो मैंने बताए थे आपको फ्रेगमेंट्स जो ब्रेक हुए, वो सारे फ्रेगमेंट्स हमें दिख रहे। आप इसमें फ्रेगमेंट्स में पहले आपको ऐसे लेबलिंग से नहीं दिखेंगे ब्राइट, रेडियो लेबल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो इसके ऊपर जो वेल है, इसके ऊपर हम एक्सरे प्लेट रख देंगे। आप करवाते हैं ना हमें एक्सरे, एक्सरे के अंदर हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं, बोन्स का हुआ, वो सारा दिखता है। तो एक्सरे इसमें हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, एक्सरे फिल्म को रख दिया ऊपर, तो जो बैंड जिसपे ये रेडियो लेबल था, वो बैंड चमकने लगेगा। चमकेगा तो हमें दिखेगा इसके अंदर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड बेस में कौन सा बैंड है, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस तो हमें पता था, रेडियो लेवल का पता नहीं था, वही हमें पता करना है। और आगे डीएनए सीक्वेंसिंग इसी प्रकार से होती है कि जब हम आगे की चेन को क्रमबद्ध पहचानते जाते हैं और इस प्रकार से पूरा जीनोम बन जाता है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें डाल दिया, एक एक्सरे फिल्म ऊपर रख दी। एक्सरे फिल्म रखने के बाद क्या होता है, ये बैंड्स चमकने लगते हैं, और लाइटर जो फ्रेगमेंट्स हैं मैंने बताया बॉटम पे चले जाते हैं, हेवियर ऊपर रहते हैं। तो इसमें सारे में आपने देखा 1 2 3 4, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हुआ, और हम स्टडी करते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि किस प्रकार से हम ये करते हैं कि स्टडी करेंगे कि भाई कौन सा बैंड आ रहा है, यहाँ पे एडेनिन आएगा, थायमिन आएगा, साइटोसिन आएगा, क्या आएगा। तो हमने देखा कि इफ वी हैव सीन द सीक्वेंस ऑफ जेल from 5' primer to 3' primer and compare it, it is the same sequence that we have at first। तो हमने जो पहला सीक्वेंस लिया था ATG, CCG, TTA, वही वाला सीक्वेंस हमारे को जब हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये देखिए नीचे से पढ़ेंगे हम 5 डैश एंड से 3 डैश एंड पर। अब ये किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं कि भाई इस वाले बैंड में, क्योंकि ये तो अभी लिखा हुआ है, आपको you have to identify and you have to write कि भाई this is adenine, this is thymine, this is guanine। तो देखिए फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, उसके अंदर क्या है, ये जो है एडेनिन और ग्वानिन, और एडेनिन में नहीं है, तो दैट इज ए। अगर हम सेकंड वाला बैंड देखेंगे, तो सेकंड वाले बैंड में क्या हो रहा है, ये थायमिन और साइटोसिन पे आ रहा है सेकंड बैंड, लेकिन साइटोसिन पे नहीं है, तो ये होगा ई बैंड। थर्ड वाला बैंड देखेंगे अपन, तो थर्ड वाले बैंड में A+G पे आ रहा है, देखिए बैंड, लेकिन ए पे नहीं है, तो ये ग्वानिन हो गया। उसी प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ में देखिए, फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, थायमिन और साइटोसिन पे, और साइटोसिन में भी है थायमिन और साइटोसिन, एंड थायमिन एंड साइटोसिन। इसका मतलब क्या है, दोनों में साइटोसिन है, तो कौन से हो गए, फोर्थ और फिफ्थ भी साइटोसिन हो गए।
अब 6th वाले बैंड पे हम आते हैं, तो 6th वाले बैंड में देखिए आप T प्लस C इस पे है, लेकिन C पे नहीं है, सो इट इज T। नेक्स्ट वाला बैंड है, तो इसमें भी किस पे है, T प्लस C पे आ रहा है बैंड, लेकिन C पे नहीं है, तो अगेन इट इज T। और जो 9th वाला अपन देख रहे हैं, तो इसमें किस पे आ रहा है, एक एडेनिन प्लस ग्वानिन और एडेनिन दोनों पे आ रहा है, इसका मतलब ये एडेनिन है। तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि जो सीक्वेंसेस है उन सीक्वेंसेस का अध्ययन करते हैं। तो पहले हमने जो सीक्वेंस रखा था 5 डैश प्राइमर एंड पे ATG CCG TTA, वही जब हमने पूरी प्रक्रिया की ऑटो रेडियोग्राफी की, तो हमें जो 5 डैश से 3 डैश प्राइमर एंड था उस पे हमें वही सीक्वेंस मिला। तो सी मतलब इस तरह से ये टेक्निक है, इट इज वेरी हेल्पफुल। अब हम इसके देखेंगे कि एडवांटेजेस, जैसे मैक्सम गिलबर्ट तकनीक के लिए हम कहते हैं कि पुरानी तकनीक है और अब ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग आ गई है, हम ये रेडियो लेबल केमिकल्स भी काम में नहीं ले रहे और फ्लोरेसेंस डाई काम में लेते हैं, बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाता है न्यूक्लियोटाइड का, जो टारगेट ड्रग्स हैं उसको हम काम में लेने लग जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, हमें कोई पॉलीमरेज इसकी जरूरत नहीं होती सिंथेसिस के लिए, डीएनए प्योरिफाइड हो जाता है, डीएनए प्रोटीन्स का इंटरेक्शन हो जाता है और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को पहचानने में मदद करता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है, इसके भाई देखो इसमें हम एक रेडियो लेबल कर रहे हैं, तो ये बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं। दूसरा, हम जब इसमें हाइड्रोजन काम में लेते हैं, वो हाइड्रोजन क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है, तो इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हैजार्डस इफेक्ट होते हैं। और इट इज अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सेटअप और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए आप कितनी लंबी प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ऑटो रेडियोग्राफी, अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन, डीनेचुरेशन, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद भी केवल 500 बेस पेयर्स हम स्टडी कर सकते हैं, जबकि हम अगर जीनोम को देखेंगे तो उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स है, 300 बिलियन बेस पेयर्स, तो ये तो उसका कुछ 0 पॉइंट भी हम इससे तैयारी नहीं कर पा रहे। और इसमें क्या होता है कि जो अगर क्लीवेज रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट हो गई, मतलब पार्शियल क्लीवेज ही कराते हैं और बाय चांस पूरा कंप्लीट क्लीवेज हो गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो इसलिए और एक लंबी प्रोसेस होने के कारण मैक्सम गिलबर्ट की किट भी नहीं बनाई जा सकती। इतनी डिसएडवांटेजेस है, फिर भी क्या है, इट इज कॉल्ड एज द ग्रैंडफादर ऑफ जीनोमिक्स, क्योंकि यही है जिसने ना फुटप्रिंट्स दिखाए कि किस प्रकार से डीएनए की सीक्वेंस होगी, तो हम इसको कभी भी ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर हम इसका कंपैरिजन देखें, जैसे सेंगर मेथड है, अभी जैसे टेक्निक और डीएनए की आ गई है, जैसे सेंगर सीखने मेथड है, डीएनए सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग आ गई और ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग आ गई। तो मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग है, एक तो एक केमिकल है और इसमें कोई भी क्या कहते हैं डबल या सिंगल स्ट्रैंड हम काम में ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के हिसाब से, तो प्रिपेयर फॉर इट एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम ज्ञानदूत। तो इसको आपको ज्ञानदूत को बिल्कुल रेगुलरली देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आपके पास आ रहे हैं एंड आपकी जो क्यूरीज है प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें, और difficulty है you can put it in the chat box and stay safe, good luck, जय हिंद। और प्लीज लाइक इसको, है ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।